गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं राजनीतिक शास्त्र अध्याय राजनीतिक दल, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि एक दलीय व्यवस्था क्या है। एक उदाहरण दें। दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था क्या है, और तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था की तुलना में कैसे भिन्न है। तो देखिए, बहुदलीय व्यवस्था क्या है कि ऐसे देश या ऐसे राष्ट्र जहाँ पर दो या दो से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। एक दलीय व्यवस्था क्या है कि ऐसे देश जहाँ पर केवल एक ही प्रमुख दल है वो पाया जाता है, वही क्या करता है, सरकार बनाता है, सरकार को नियंत्रित करता है। जैसे चीन के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को सरकार बनाने की अनुमति है या उसी के पास सारे अधिकार होते हैं। एक होता है द्विदलीय शासन व्यवस्था, जहाँ पर दो प्रमुख दल पाए जाते हैं और सत्ता उन दो दलों के बीच में ही क्या है, वो बदलती रहती है। तो ऐसी व्यवस्था को द्विदलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला है कि द्विदलीय प्रणाली से क्या अभिप्राय है, इसके दो लाभ और दो हानियां बताएं। द्विदलीय मतलब जहां पर जिस देश के अंदर केवल दो ही प्रमुख दल हैं वो पाए जाते हैं और सत्ता उन दो प्रमुख दलों के बीच में ही बदलती रहती है। वहां पर अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं, परंतु सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। मतलब दो ही दलों के जो सरकार है वो बनती है, कभी किसी दल की कभी तो किसी दल की। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन इसके दो उदाहरण हैं द्विदलीय व्यवस्था के। इसके लाभ क्या है कि द्विदलीय व्यवस्था देश में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है। मतलब सरकार जल्दी जल्दी जो सरकार है वो गिरती नहीं है आसानी से, तो इसलिए राजनीतिक स्थिरता है वो पैदा करती है। दूसरा क्या है, मिश्रित सरकार बनने की कोई संभावना नहीं होती, मिली जुली सरकार है वो नहीं बनती है, क्योंकि दो ही दल होते हैं, या तो उस दल की सरकार बनेगी या तो फिर दूसरे दल की सरकार बनेगी। हानि क्या है कि भारत जैसे विशाल देश जहाँ पर बहुत अधिक विभिन्नताएं या विविधताएं पाई जाती हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो ऐसे देश के अंदर ये द्विदलीय जो शासन व्यवस्था है वो ऐसे देश के लिए ठीक नहीं है। दूसरा क्या है कि मतदाताओं के पास अधिक विकल्प नहीं होते। तो इसमें जो मतदाता होते हैं, जो वोट डालते हैं, उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते, केवल उन दोनों पार्टियों में से किसी एक को उनको चुनना पड़ता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मान्यता प्राप्त दल क्या हैं, दो उदाहरण दें। तो मान्यता प्राप्त दल क्या होते हैं कि ऐसे दल जिनको चुनाव आयोग के द्वारा जिनको पंजीकृत किया गया है या उन्होंने अपने आप को पंजीकृत करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है चुनाव आयोग के पास, तो ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। तो इसके और क्या विशेषताएं हैं कि इन्हें चुनाव आयोग अलग से एक चुनाव चिन्ह देता है, जिसके आधार पर ये जो पार्टी है वो चुनाव लड़ती है। इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग पार्टी का जो उम्मीदवार है वही कर सकता है। जैसे दो पार्टियों के नाम इसमें दिए गए हैं, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस INC और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी या BJP। तो ये प्रमुख दल हैं, ये दोनों मान्यता प्राप्त दल हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है वो कब हुआ, इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो 1885 में होता है और ये भारत के सबसे पुराने दलों में से एक है, सबसे पुरानी पार्टी है। तो इसके जो विचार हैं वो क्या है, यह पार्टी नए आर्थिक सुधारों का समर्थन करती है कि देश के अंदर नए नए आर्थिक सुधार है वो होने चाहिए। इस पार्टी का धर्मनिरपेक्षता पर पूरा विश्वास है कि हमारे देश, ये मतलब किसी धर्म को महत्व नहीं देती है, सभी धर्म समान हैं। तीसरा, कमज़ोर वर्गों और अल्पसंख्यक जो संख्या में कम हैं उन समुदायों के हितों के लिए ये प्रयास करती है या अपना एजेंडा बनाती है। तो ये इस पार्टी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। देखिए
कि भारतीय जो जनता पार्टी है तो उसको भारत के अंदर एक जनसंघ था जिसको पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी है वो बनती है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। इस पार्टी की मुख्य विशेषताएं क्या है? यह पार्टी भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना चाहती है, कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसके आधार पर भारत का निर्माण करना चाहती है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। तो ये जो पार्टी है वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, और दूसरा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, यानी हिंदू जो विचारधारा है उससे प्रभावित ये पार्टी है। यह पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के तहत एक अलग से एक राज्य का दर्जा दिया गया था, तो उसके ये खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता, मतलब सभी लोगों के लिए एक समान कानून हो, और धर्मांतरण मतलब धर्म बदलने पर रोक हो, उसके पक्ष में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सिद्धांत है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है बहुजन समाज पार्टी का जो गठन है वो कैसे हुआ, कब हुआ और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है। बहुजन समाज पार्टी का गठन स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में हुआ 1984 में, और इस पार्टी के मुख्य सिद्धांत क्या है? यह पार्टी बहुजन समाज के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। मतलब जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, या धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब ऐसे धर्म के लोग जिनकी संख्या बहुत ही कम है, तो समाज के इन वर्गों का ये प्रतिनिधित्व करती है, उनकी अगुवाई करती है। और दूसरा क्या है कि ये पार्टी क्या है, साहू महाराज जो महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। और क्योंकि ये सारे के सारे दलित नेता हैं, तो इन दलित जो नेता हैं इनके विचारों से ये पार्टी जो है वो प्रेरित है। तीसरा क्या है, यह पार्टी दलितों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे अधिक सक्रिय रहती है, या उनके मुद्दों को उठाने का काम करती है, या उनकी अगुवाई करती है। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, यानी जिसको CPIM का गठन है वो कब हुआ, और इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको CPIM कहा जाता है, इसकी स्थापना 1964 में होती है। यह जो पार्टी है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद यानी कार्ल मार्क्स के विचार और जो लेनिन के जो विचार थे उनके ऊपर ये आधारित है। यह समाजवाद में इन लोगों की गहरी आस्था है। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधन क्या है, सरकार के नियंत्रण में हो। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म को क्या है जो विशेष स्थान ना दिया जाए, बल्कि सभी धर्मों का जो मान सम्मान है वो किया जाए, उसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। सांप्रदायिकता क्या होती है कि धर्म के आधार या संप्रदाय के आधार पर जब लोगों के अंदर दंगे फसाद हैं वो होते हैं तो उसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। साम्राज्यवाद क्या होता है कि अपने राज्य का या अपने क्षेत्र का अत्यधिक मात्रा में विस्तार करना, तो उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो इन सब के ये क्या है, ये पक्ष में नहीं है। दूसरा क्या है इसका सिद्धांत कि यह पार्टी सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है, कि अगर देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य अगर हासिल करना है तो केवल लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से ही किया जा सकता है। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों के मुक्त आवागमन की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। जो 1991 में भारत के अंदर नई आर्थिक नीति अब जो अपनाई गई, जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को अपनाया गया, तो ये जो पार्टी है वो उसके खिलाफ है कि देश के अंदर जो पूंजी है और सामान है उसका जो मुक्त रूप से बिना किसी रोक टोक के उसका आवागमन, उसकी आवाजाही की अनुमति ये पार्टी है वो नहीं देती है। अगली जो प्रश्न है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए,
कि ऑल इंडिया जो पार्टी है उसका जो निर्माण है वो कब हुआ, 1998 में। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है फूल और घास, और इस पार्टी की विचारधारा क्या है, धर्मनिरपेक्षवाद, मतलब किसी भी धर्म को महत्व ना देना, सभी धर्मों को एक समान समझना। दूसरा क्या है, संघवाद। संघवाद क्या है कि जो सत्ता है हमारे देश के अंदर उसको कई जो स्तर हैं उनके अंदर उसको बांटना, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में सत्ता का जो विभाजन है। संघवाद क्या होता है, संघीय व्यवस्था, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें पाई जाती हैं। तो भारत के अंदर जो सरकारें हैं वो लगभग 3 स्तर पर पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए अगले आते हैं दीर्घ जो प्रश्न हैं, उनमें देखते हैं कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। सबसे पहले देखिए कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो राजनीतिक दल सरकार की धुरी होते हैं, मतलब राजनीतिक दलों के सहारे ही सरकार है वो चलती है, सरकार का निर्माण होता है। और लोकतांत्रिक देशों के अंदर चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करता है चुनाव के अंदर, और तब जो चुनाव हैं वो लड़े जाते हैं। तो पहला जो काम है चुनाव लड़ना, ये दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए इन राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, नीतियों का निर्माण करना। तो नीतियों का निर्माण करने के लिए भी राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। देश को चलाने के लिए कुछ कार्यक्रम, कुछ नीतियां हैं, उनका निर्माण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो नीतियां और कार्यक्रम हैं वो बिना राजनीतिक दलों के उनको बनाना या उनको कार्य रूप देना या उनको लागू करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमारे देश के अंदर मान लो कि राजनीतिक दल ना हो और प्रत्येक जो उम्मीदवार है वो स्वतंत्र या निर्दलीय हो, बिना किसी दल के हो, उसका कोई पार्टी से संबंध ना हो, या देश के अंदर पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां ना हो, तो वो क्या है, लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर कोई पार्टी है तो पार्टी के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं, किसी पार्टी की सरकार बनती है तो पार्टी के प्रत्येक सदस्य क्या हैं, वो लोगों से चुनावी वादे कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि सरकार की संदिग्ध उपयोगिता। तो इसमें क्या है कि सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता क्या रहेगी, संदिग्ध होगी, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। यानी सरकार का जो दायरा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमट जाएगा अगर राजनीतिक दल ना हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने क्षेत्र से जीतता है वो केवल अपने क्षेत्र में किए गए जो काम हैं उनके लिए जवाबदेह होगा। तो देश के लिए जो निर्णय लेने का जो काम है वो केवल राजनीतिक दल ही करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र। क्यों हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र का जो स्वरूप जो हम अपनाते हैं वो है प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र। मतलब क्या करते हैं, हम अपने वोट के अधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और हमारे प्रतिनिधि क्या करते हैं, लोकतंत्र के अंदर हमारी जो ज़रूरतें हैं या हमारी जो मांगें हैं उनको रखते हैं और उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जो मांगें हैं, हम लोकतंत्र के अंदर अपनी मांगों को, अपनी आवाज़ को केवल राजनीतिक दलों के माध्यम से ही उठा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की जो आवश्यकता है वो हमें पड़ती है। अगला क्या है कि जनमत बनाने के लिए जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, जैसे भारत एक विशाल देश है और भारत के अंदर बहुत सारी जो विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं, तो प्रत्येक मुद्दे के ऊपर लोगों के जो विचार हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सरकार की नज़र में इन विचारों को लाने के लिए कुछ ऐसे एजेंसियों की ज़रूरत होती है या कुछ ऐसे राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है जो लोगों के विचारों को सरकार तक पहुंचा सके। तो इसलिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अगला जो प्रश्न है वो है राजनीतिक दलों के प्रमुख जो कार्य हैं वो क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन से कार्य करते हैं। देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना राजनीतिक दलों के कोई भी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो सही तरीके से काम है वो नहीं कर पाएगी। तो पहला जो काम है राजनीतिक दलों का वो है चुनाव लड़ना। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में जो चुनाव है वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही लड़े जाते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपना अपना उम्मीदवार है वो खड़ा करते हैं, उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक ही करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। तो जो उम्मीदवार जिसको चुनाव में खड़ा करना है वहाँ पर
भारत के अंदर क्या है, केवल राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वही ये फैसला करते हैं कि किस क्षेत्र से किस व्यक्ति को चुनाव के लिए खड़ा करना है। दूसरा क्या है, दूसरा काम इसका सरकार बनाना और चलाना। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीत करके सरकार का निर्माण करते हैं। और सरकार का निर्माण जब होता है तो कैबिनेट जो मंत्री हैं उनकी नियुक्तियाँ वो की जाती है, जिसके आधार पर क्या है सरकार चलाई जाती है, देश का शासन है वो चलाया जाता है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार बनाना और चलाना इनका काम है। तीसरा क्या है, नीतियों की घोषणा। ये नीतियों की घोषणा करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने देश के अंदर अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रम हैं वो बनाते हैं, और उन नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से ही लोगों के जो वोट हैं उनको हासिल करने का प्रयास करते हैं, और उन नीतियों और कार्यक्रमों के बल पर ही क्या है सरकार को चलाते हैं। उसके बाद देखिए अगला है जनमत निर्माण करना। राजनीतिक पार्टियां लोगों के हितों के मामलों को देश के सामने रखती है। ये प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न और नुक्कड़ सभाएं, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, जैसे जनसंचार के सभी माध्यमों का प्रयोग करती हैं। इस प्रकार राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थन के लिए लोगों को शिक्षित और प्रभावित करती है। राजनीतिक पार्टियां जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनमत निर्माण क्या होता है कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना विभिन्न माध्यमों से। तो ये भी काम करती है राजनीतिक पार्टियां, ताकि आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोग क्या हैं उसको वोट दे सकें। अगला है सरकार और लोगों के बीच संपर्क। पार्टियां क्या करती है, राजनीतिक दल सरकार द्वारा लागू की गई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं या सरकारी जो सुविधाएं हैं उनकी लोगों तक जो पहुंच है उसको आसान बनाती है। तो बिना राजनीतिक दलों के हम कोई भी सरकारी जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब राजनीतिक दल अस्तित्व में होते हैं। उसके बाद देखिए कि आधुनिक युग में राजनीतिक दलों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना राजनीतिक दलों को आज के दौर में करना पड़ता है। तो पहला है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं या दल होते हैं उनके अंदर भी लोकतंत्र की कमी पाई जाती है, क्योंकि उन पार्टियों की सारी जो ताकत है वो कुछ एक नेताओं के हाथ में होती है। पार्टी के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है कि कितने सदस्य उसके पास है, ना नियमित रूप से उस पार्टी की अपनी बैठकें होती हैं, और ना ही उस पार्टी के अंदर क्या है अध्यक्ष पद के लिए या उपाध्यक्ष पद के लिए नियमित रूप से चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर क्या है आंतरिक लोकतंत्र की कमी पाई जाती है। तो ये एक चुनौती है जो आज भी हमारे देश के अंदर राजनीतिक दलों के सामने बनी हुई है। दूसरी जो चुनौती है वो है वंशवाद की। वंशवाद का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने परिवार के ही लोगों को राजनीति के अंदर आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में जो शीर्ष पद हैं यानी बड़े जो पद हैं हमेशा एक ही परिवार के लोग उन पदों के ऊपर बैठते आए हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो शुरुआत से ही जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रमुख जो पद हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार के जो लोग हैं उन्हीं का जो वर्चस्व है वो रहा है और दूसरे नेताओं को मौका नहीं मिलता है। तो ये भी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है कि वंशवाद। तीसरा क्या है, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। चुनाव के दौरान चुनाव जीतने के लिए जो पार्टियां हैं वो अत्यधिक मात्रा में जो पैसा है वो पानी की तरह बहाती है और बहुत सारे जो आपराधिक तत्व हैं उनका सहारा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ये भी क्या है एक जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने एक चुनौती है कि आज भी हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो पैसे और आपराधिक तत्वों के बल पर उनको जीता जाता है या उनकी घुसपैठ उनके अंदर होती है। अगला जो पॉइंट है वो है मतदाताओं के लिए सार्थक विकल्प की कमी, कि हमारे देश के अंदर जो मतदाता है जो वोट देने वाले हैं उनके पास विकल्प की कमी होती है, ऑप्शन की कमी होती है। कि हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख पार्टियां हैं उनमें केवल कांग्रेस या बीजेपी पार्टी उन्हीं की ही किसी एक पार्टी की जो सरकार है वो बनती है। तो लोगों के पास क्या है विकल्प नहीं है, विकल्प मौजूद नहीं है। और
उसके बाद देखिए एक आता है नकारात्मक राजनीति। ये भी क्या है, एक प्रमुख चुनौती है भारत के अंदर राजनीतिक दलों के सामने। नकारात्मक राजनीति क्या होता है कि अधिकतर राजनीतिक पार्टियां नकारात्मक राजनीति को अपनाती हैं, मतलब गलत राजनीति करती हैं, जैसे विरोधी दल की आलोचना करना। इससे मुख्य मुद्दों से लोगों का जो ध्यान है वो हटता है। जैसे आज के समय में की अगर बात करें तो जैसे सरकार को क्या है वो अलग अलग मुद्दों में उलझा करके रखना, जैसे पहले 3 तलाक हुआ उसकी आलोचना हुई, धारा 370 हटी उसकी आलोचना हुई, किसान जो बिल हैं वो पास हुए उनकी आलोचना हो रही है। तो इस प्रकार क्या है, सरकार का जो ध्यान है वो गरीबी से, बेरोजगारी से, है ना, या देश के विकास से सरकार का ध्यान हटा करके सरकार को इन्हीं गतिविधियों में उलझाए रखना, तो ये नकारात्मक राजनीति का उदाहरण है। तो ये नकारात्मक राजनीति भी क्या है, राजनीतिक दलों के लिए आज के समय में प्रमुख चुनौती है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के कामकाज को सुदृढ़ बनाने के लिए या उसके कामकाज को या राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं या क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहला है दल बदल करने से रोकना। आजकल क्या है, जो विधायक हैं या सांसद हैं वो क्या है, उनको लेकर के, उनके दल बदल को लेकर के, यानी वो अपने जो पार्टियां हैं वो बदलते रहते हैं, उससे उनको रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है या कानून है वो बनाया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, यानी वो जिस पद पर है, जिस मंत्री पद पर है, उसको वो सीट है या अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा अगर कोई एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है। तो इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी का नेता जो कोई फैसला करता है सांसद और विधायक को उसे मानना ही पड़ता है। तो एक इसका क्या है साइड इफेक्ट भी है, वो क्या है कि इससे क्या है, जो पार्टी के अंदर जो नेता है वो किसी बड़े जो नेता हैं उनका जो विरोध है वो नहीं कर सकता कोई भी सांसद और विधायक, तो इससे इसका उसको नुकसान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वतंत्रता को, सांसद और विधायक की स्वतंत्रता को यहाँ पर छीन लिया गया है। और अगर कोई सही है और सही मायने में वो राजनीति करना चाहता है तो उसको क्या है, वो पार्टी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके लिए क्या है कानून है वो बन चुका है। अगला है शपथ पत्र। क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधी जो तत्व हैं या प्रभाव है उसको कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे जो भी आपराधिक मामले हैं, जो भी उसके खिलाफ जो भी आपराधिक मामले हैं वो पुलिस स्टेशन में जो चले हुए हैं, तो उनको एक शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग के सामने उनको रखना पड़ता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है और इतने मुकदमे मेरे खिलाफ चल रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, तो इससे भी क्या है राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सूचनाएं इस शपथ पत्र के अंदर दी जाती है तो उन सूचनाओं को जांचने वाली कोई भी एजेंसी उनको जांचती नहीं है। तो इस प्रकार ये पक्का नहीं है कि जो शपथ पत्र के अंदर उस नेता ने जो आंकड़े उपलब्ध किए हैं वो ठीक है या नहीं है। अगला है चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम। चुनाव आयोग एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव करवा सकता है कि एक दल के अंदर क्या समय समय पर क्या चुनाव होने चाहिए, या उस दल को आयकर का रिटर्न भरना जरूरी उसके लिए बना दिया गया है। तो इससे भी इसको सुधारा जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है, तो पहला है चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने का प्रावधान। अगर सरकार क्या है चुनाव का संपूर्ण जो खर्च है वो उठाना शुरू कर दे तो इससे चुनाव के अंदर जो अत्यधिक मात्रा में जो पैसा खर्च होता है या उस पैसे के खर्च होने से जो भ्रष्टाचार बढ़ता है उसको रोका जा सकता है। दूसरा क्या है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करना। तो सरकार को ये जो कानून है वो बना देना चाहिए कि सभी दल अपने सदस्यों की एक लिस्ट अपने पास रखेंगे, एक सूची रखेंगे और अपने संविधान का पालन करेंगे। पार्टी में कोई भी
जो पार्टी के अंदर जो आंतरिक चुनाव हैं वो करवाए जाएंगे और पार्टी की जितनी भी जो भी नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उसको खुले रूप में जनता के सामने रखेंगे। तो इस प्रकार भी राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। अगला क्या है, प्रत्याशियों की संख्या में कमी करने का प्रावधान। आम ये देखा गया है कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, यानी बहुत सारे लोग क्या है वो चुनाव के अंदर खड़े हो जाते हैं, तथा कभी कभी इनकी संख्या सैकड़ों को भी पार कर जाती है, मतलब 100 से भी ऊपर हो जाती है, जो कि चुनाव अधिकारी के लिए एक समस्या बन जाती है। चुनाव अधिकारी के लिए समस्या कैसे कि उनको अलग अलग जो चुनाव चिन्ह हैं वो दिए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ऐसे प्रत्याशी जिनको चुनाव लड़ने अगर वो लड़ते हैं तो उनको बहुत कम जो वोट हैं उनको मिलेगी, तो ऐसे प्रत्याशियों को या ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए क्या है हतोत्साहित करना चाहिए। अगला क्या है कि मत सूची पर पुनर्विचार करके भी हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। क्या होता है कि हमारी जो मत सूची है, वोटर लिस्ट है, वो कुछ समय के बाद क्या होता है वो रिन्यू होती है या उसका नवनिर्माण किया जाता है, जिस दौरान क्या है जो ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको उस लिस्ट से हटा दिया जाता है और नए जो मतदाता जो 18 साल की जो उम्र है वो पूरी कर चुके हैं उनको उसमें जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, कई बार जो ऐसे लोग जो वहाँ उस समय मौजूद नहीं होते या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन लोगों के नाम पर भी जो वोट हैं, फर्जी वोट हैं, वो चुनाव के दौरान डाले जाते हैं। तो इसके ऊपर भी रोक है वो लगनी चाहिए। इस प्रकार भी हम राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। सबसे बड़ा जो भूमिका है वो लोगों की है। लोगों की भूमिका, लोग क्या कर, आम नागरिक दबाव समूह बना करके, दबाव समूह क्या होता है कि लोगों का एक ऐसा समूह जो लोगों सरकार के ऊपर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव डालता है, या आंदोलन के जरिए या मीडिया के माध्यम से जो लोग हैं वो राजनीतिक दलों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो अगर इन सब माध्यम से अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें तो उससे क्या होगा, उसका जनाधार गिरने लगेगा, यानी लोग क्या है उसके साथ नहीं होंगे, तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या है, आने वाले चुनाव में क्या है वो जो पार्टी है वो चुनाव हार जाएगी। तो ऐसा कोई पार्टी नहीं चाहेगी। तो अगर पार्टी को नागरिकों का, दबाव समूह का, आंदोलन का या मीडिया का अगर डर है तो वो बेहतर काम है वो करेगी, बेहतर राजनीति करेगी। तो इस प्रकार क्या है, हम राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में क्या अंतर है। अब देखिए, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल क्या है। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, जो हमारे क्षेत्र विशेष से हैं, जैसे हरियाणा के अंदर कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जैसे INLD है ना, इंडियन नेशनल लोकदल, जनहित कांग्रेस, ये कुछ ऐसी पार्टियां जो केवल हरियाणा के अंदर पाई जाती है। तो ऐसे हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर क्या है, अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं या प्रांतीय दल हैं वो पाए जाते हैं। तो क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े। राज्य विधानसभा क्या होती है कि राज्यों की अपनी एक विधानसभा होती है। तो राज्यों की विधानसभा में जो कुल जो वोट पड़े हैं 100%, उसका कम से कम 6% या उससे अधिक अगर वो हासिल कर लेती है तो उसे राज्य दल की मान्यता मिल जाती है कि वो क्या है, एक राज्य दल के रूप में वो अस्तित्व में वो पार्टी आ जाती है। राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। ये पूरे देश के अंदर है, लगभग फैला होता है। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पे होता है, क्षेत्रीय दल केवल राज्य स्तर पर पाया जाता है। उसके बाद देखिए, ये पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर काम करती हैं, जैसे एक राज्य विशेष के अंदर काम करते तथा इनका अस्तित्व ही क्षेत्रीय स्तर का होता है। ये पार्टी क्या करती है, पूरे देश के अंदर काम करती है और इनका अस्तित्व क्या पूरे राष्ट्र के अंदर फैला होता है। ये क्षेत्रीय मुद्दे उठाती हैं, लेकिन ये जो पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे उठाती हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का उदाहरण अकाली दल जैसे पंजाब के अंदर है, झारखंड के अंदर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके उदाहरण है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी प्रमुख 7 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पाई जाती हैं, तो इनको राष्ट्रीय दल कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही। इस लेसन में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं इनको सही तरीके से याद करें। धन्यवाद।